All right, everyone. So बिजनेस कम्युनिकेशन का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले देर आर 4 चैप्टर्स जिनका आज रिवीजन हम लेने वाले हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5, 6 and 7. Priya, do you have any doubt? You've raised your hand, or is it by mistake? Priya, do you have any doubts? No? Okay. So ये 4 चैप्टर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे. नाउ व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि मैंने सब लोगों को बोला था, पहले आप लोगों को एक बार बताया था दैट आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड, सम प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके अंदर देर आर मेजॉरिटी, आपका पूरा का पूरा क्रक्स है, सारे चैप्टर्स का क्रक्स है. इस टाइप के पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली उन पॉइंट्स में से ही निकल कर आएंगे. और आप लोग अभी पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, सिंस यू टेकन 1 मॉक टेस्ट, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के लिए किस तरीके के नोट्स जो है वो बने हुए हैं. सो दे आर मोर काइंड ऑफ योर नोट्स. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस कम्युनिकेशन वाला जो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली इजी एंड देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट. दूसरी बात, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा. बिकॉज इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने कभी करी नहीं हो या आपको पता नहीं हो. नथिंग इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू. अब जैसे 7th वाला चैप्टर इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है. सो देर इज नथिंग न्यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है. अगर हमको सिर्फ हेडिंग समझ में आ जाती है तो उसके अंदर की डिटेलिंग तो हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरा जो पेपर आने वाला है इस बारी, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. तो मेरे को जो पढ़ना है, मेरे को थ्योरी नहीं रटनी है, मेरे को सिर्फ मेन पॉइंट्स समझने हैं. क्योंकि वो मुझसे थ्योरी तो पूछेगा नहीं, वो मेरे से क्या पूछेगा कि ये वाला पॉइंट इसमें है कि नहीं है. मेरे को सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए. सो दैट इज वाई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. तो लेट्स सी, एक बार स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ऑल राइट, सो दिस इज माई presentation that I've prepared for all of you for today. So I hope it's visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very well. Very good. That is very nice if it is nicely visible. All right. So 4th chapter is concept of business communications. What is communicate? कौन से language से derived है communicate word? Latin language. Latin, ये आया था मैम. परफेक्ट, आया था ना. हाँ, तो Yes, इसीलिए ma'am. ये हमको पता होना चाहिए कि लैटिन से डिराइव्ड है. और कम्युनिकेट का मतलब, कम्युनिस का मतलब होता है शेयर करना. अच्छा, सेइंग्स आ सकती है आपको, जैसे हडसन की सेइंग है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन किसने बोली है. ये भी आप लोगों को एक पेपर में आया हुआ है कि कौन सी लाइन किसने बोली है. तो हडसन की एक सेइंग है दैट यू विल हैव टू लर्न, दैट कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन हडसन ने दिया है. एक कॉन्स एंड ओडोनेल ने दिया हुआ है दैट कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस. ठीक है, एलिसिट्स का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसिट? एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसिट? एलिसिट मीन्स टू enlighten, to convey, whether or not it conveys confidence. पर ये जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को. That is what it is trying to say. Yes, Lavika, evoke is also a perfect word to represent elicit. बिल्कुल सही, evoke करना, confidence को जगाना. बहुत बढ़िया. Okay, next. तो इस टाइप के आपको याद करने पड़ेंगे. फिर अगेन जॉर्ज टेरी ने एक लाइन बोली है, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसने बोली है. एंड एलन लुइस की जो कम्युनिकेशन का उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, सो यू शुड नो हु आर द पीपल हु सेड व्हाट लाइंस, दे कैन आस्क यू अबाउट दैट. Now we are starting with the theory. So what is communication? It is a two-way process. ये भी एक बार पूछा गया था. Communication is at least a two-way, three-way, one-way, ऐसा कुछ हमने लिखा था शायद options में. So it is a two-way process. We minimum require two people. Yes, one is a sender, the other is a receiver. Business communication क्या होती है? बहुत सिंपल है. Communication का तो हमने पढ़ लिया, two-way process होती है, बात करने के लिए यूज होता है. Business मतलब क्या होता है? Business is something जहां से कोई commercial activity जो है वो चल रही है, तो उसको business बोला जाता है. So when one communicates for commercial activity, that is providing goods, services with the intention of generating profits, then it is termed as business communication. So business communication का मतलब क्या हो गया? When we are interested in generating profits. करेक्ट, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, तब हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन. सो स्कॉट का एक और डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन, सो यू शुड लर्न दीज.
आपको नाम पता होना चाहिए किसने क्या बोला है। Features of communication. Now, these are few features of communication. Two-way process is one of the important features. It's an ongoing process. ये भी question आया हुआ है. Correct? We've given this question that it is मैम वो कम्युनिकेशन की 7 चीज आई थी ना मैम। seven मैम वो C's पूरे, time है, हाँ yes. मैम वो पूरे ऑप्शन थे मैम, लेकिन बट उसमें मैम ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका ऑप्शन ना हो। सर वो मैम वो Yes, नॉट में ma'am. था। नहीं भी था, था उसमें। बताती हूँ मैं। हाँ जी, ऑल ऑप्शंस वर करो। सारे सही थे। Science. मैम सभी ऑप्शन सही थे मैम। मैम पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैम कंसाइंस था कंसाइज की जगह। कंसाइंस लिखा हुआ था, वो ट्रिक क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। कॉन्शियंस की वजह, कंसाइज की जगह कॉन्शियंस लिखा हुआ था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। कंसाइज मतलब होता है छोटा, कॉन्शियंस मतलब होता है मेरी क्या बोलते हैं कॉन्शियंस को हिंदी में, अंतरात्मा, अंतर आवाज इज कॉन्शियंस। तो मैंने कॉन्शियंस लिख दिया था एक ऑप्शन में, कंसाइज होना चाहिए था। इट वाजंट कंसाइज। द स्पेलिंग्स आर अ लिटिल सिमिलर, दैट इज व्हाई इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन दैट आई इंटेंशनली गेव यू। ओके मैम, ठीक ठीक ठीक, ये थी प्रॉब्लम। सीटी हो गई हमारे साथ। हाँ, इट वाज अ धोखा ट्रिक हो गया, क्वेश्चन। धोखा। ऐसे ऐसे उल्लू पटाने वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। चलो आगे देखो। सो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट कंसिस्ट्स नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। ये इमोशंस वाली चीज को हम कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन में पुट करते हैं? नॉन वर्बल। नॉन non-verbal, वर्बल कम्युनिकेशन, यस एब्सोल्युटली राइट। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, अगेन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होती है। तो कौन कौन सी 3 साइंसेस इसमें इन्वॉल्व होती है? एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। और इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट बॉडी लैंग्वेज का स्टडी, साइकोलॉजी इज नथिंग बट पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स का स्टडी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। तो ये 3 साइंसेस मिलाकर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इसलिए इसको बोला जाता है, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आया था मैम, ये स्टडी साइकोलॉजी वाला। साइकोलॉजी वाला आया था ना? हाँ, बस मैम बिल्कुल आया। yes. Okay, so importance of communication. Now it's good ना, तुम लोग ये देख पा रहे हो तो तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था. So it even increases your charm of learning. लर्न करने में भी मजा आता है कि हाँ ये चीज पूछी गई है, ये चीज हमको आती है. सो इम्पोर्टेंस क्यों होती है? साइज इंक्रीज हो जाता है तो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कम्युनिकेशन की, कि ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, इस पर ध्यान है, हमने एक एग्जांपल करा हुआ था कि जब एक प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से कम्युनिकेट कर रहा है तो स्पेशलाइज्ड हो गया ना. एक प्रोडक्शन वाला जो है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन के लिए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. सेल्स वाला सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो इनको आपस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, वरना सेल्स वाले ने पता चला 10,000 पीसेस का ऑर्डर ले लिया और प्रोडक्शन वाला बोलता है कि मैं तो 1000 पीसेस से ज्यादा बना ही नहीं सकता. तो फिर इसीलिए ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन के समय में भी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि आपस में समझ में आ पाए कि बेसिकली काम करना कैसे है. कट थ्रोट कंपटीशन, आजकल का कंपटीशन बहुत ज्यादा है. द बेटर यूर एबल टू पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, द बेटर यूर एबल टू कम्युनिकेट, द बेटर आर योर चांसेस ऑफ सक्सेस. ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, इसके बारे में भी आई थिंक हमने बहुत डिटेल में बात करा था कि हर फैक्ट्री में ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाना अच्छे से. ह्यूमन रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस. ह्यूमन रिलेशंस इज एचआर ऑफिसर्स, यू ऑल नो अबाउट दैट. पब्लिक रिलेशंस, पीआर के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई करी थी. एंड इट इज अ पर्सनल असेट. कम्युनिकेशन इज अ पर्सनल असेट फॉर श्योर. किसी को कोई डाउट, जहां किसी को कोई डाउट हो मुझे प्लीज रोक के पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती जाऊंगी. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम. क्लियर है? लवली, No, ma'am. लवली लवली लवली, ग्रेट. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं. ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता कैसे है? एक डायग्राम था, अगर आपको ध्यान हो तो आपके नोट्स में. सो इट इज दैट यू डेवलप एन आइडिया, देन यू एनकोड इट. अब नाउ मैंने एक ट्रिक क्वेश्चन या एक जनरल क्वेश्चन एक पूछा था विच वाज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड, बट हमने एनकोड के बारे में पूछा था कि एनकोड क्या होता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था. तो जब हम एक मैसेज को एनकोड करते हैं, मतलब देन वी डू समथिंग विद द मैसेज, ताकि वो मैसेज को फिर बाद में डिकोड करे तो फाइनली हमारा आउटपुट आ जाए. हमने पढ़ा था कि डिकोड एक ऑपोजिट चलने वाली प्रोसेस है, याद है? उल्टा चलता है प्रोसेस, दैट इज अ डिकोडिंग प्रोसेस. तो डिकोड के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक एनकोड के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को.
तो एनकोड करेंगे मतलब अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करेंगे। आइडिया डेवलप करा, आइडिया को एनक्रिप्ट करा, फिर उसको भेज दिया, रिसीवर के पास मिला, रिसीवर ने डिकोड करा, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया, एंड बीच में जो नॉइज का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कई बार आ जाता है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? फीडबैक। लवली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट। सब लोग बिल्कुल सही हैं, सब लोगों के आंसर्स आ गए हैं। ये आ गए आपके 7 C's। क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, कंप्लीट बात होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो खिंच जाता है, लेंदी हो जाता है। कंसाइज होनी चाहिए बात, कॉन्शियस नहीं, कंसाइज। कंसाइज मतलब ब्रीफ होनी चाहिए, ब्रेविटी में बात होनी चाहिए। छोटी सी बात करो, बहुत लंबी चौड़ी खींच खींच के बात नहीं करनी चाहिए। कंक्रीट मतलब ठोस होनी चाहिए, आप जो बात बोल रहे हो वो सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ऐसी हाइपोथेटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। कर्टसी इज मस्ट इन कम्युनिकेशन, चाहे कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो। बगैर कर्टसी के कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज नेवर एनकरेज। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में, आई थिंक, जब हम पढ़ रहे थे लेटर राइटिंग के लिए, कि कर्टसी चाहे आपको, चाहे किसी, मतलब चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे आप कितने दुखी क्यों ना हो सामने वाले से, पर फिर भी यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी वेरी कर्टियस। अविका वांट्स मी टू टेक, अविका यू वांट मी टू टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? ओके, हाँ प्रांजल सही बोल रहे हो आप, हमने लेटर में पढ़ा था ये वाला। अच्छा अविका क्या हुआ? हाँ, ये वाले स्लाइड पे अविका, अविका you want to see this slide and you want to ask something with respect to the slide? Avika? Avika, shall I move forward? Okay. Notes देख रहे थे आप, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं अविका? Oh, I'm so sorry, Avni. Okay, Avni. आगे बढ़ जाऊं अभी, अवनी? ओके, तो करेक्टनेस एंड कर्टसी के बारे में बात कर रहे थे। कर्टसी की बात करेक्ट होने चाहिए आपके फैक्ट्स, एंड कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। सो कंसिडरेशन एंड कर्टसी ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड। कर्टसी का मतलब होता है तमीज, और कंसिडरेशन मतलब होता है कि यार हमको ये समझना चाहिए कि दूसरा वाला भी प्रॉब्लम में हो सकता है, या दूसरा वाला जेन्युइनली स्टक अप है इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा। सो वी शुड ऑल्सो बी कंसिडरेट टुवर्ड्स आवर रिसीवर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। जौहरीज विंडो। जौहरी विंडो के ऊपर फिलहाल तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट देन दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि जौहरी विंडो इज नेम्ड आफ्टर हु। सो देयर आर 2 इन्वेंटर्स जिसके ऊपर जौहरी विंडो नेम किया गया है, दैट इज जोसेफ ल्यूफेंट एंड हैरी इनहगम। Now it's a 4-panned window. हमने डायग्राम भी देखा था। There are 4 pans in this window. 4 खाने होते हैं इस विंडो के। It's divided into 4 quadrants. What are those 4 quadrants? Open. मेघा क्या बोल रहे हो मैम आप? ये पीपीटी अच्छा मेघा, ओके। सो देयर आर 4 quadrants and those 4 quadrants are open. Open का एक और नाम होता है अरीना। हिडन क्वाड्रेंट जिसको हम फसाद बोलते हैं, ब्लाइंड एंड अननोन। दीज आर द 4 quadrants। हमने इसको बहुत डिटेल में करा था। ओपन क्वाड्रेंट वो होता है, अरीना क्वाड्रेंट वो होता है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन सब लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आप सब लोगों को पता है। सो माई नेम कम्स फॉल्स इन द ओपन और द अरीना क्वाड्रेंट ऑफ माई जौहरी विंडो, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वो वाली होती है जो मेरे साथ साथ मेरे बाकी रेसिपिएंट्स जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ उन लोगों को पता है। तो मेरा नेम एंड व्हाट आई टीच, ये दोनों चीजें मेरे ओपन अरीना में है। अब हिडन या फसाद अरीना, वो वाली कौन सी बातें होती हैं? वो ऐसी बातें होती हैं जो मेरे को पता है पर तुम लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर इज पिंक। ओके, सो ये बात अभी तक मेरे हिडन क्वाड्रेंट में थी। जैसे ही मैंने बोल दिया दैट माई फेवरेट कलर इज पिंक, नाउ दिस information shifts from my hidden quadrant to my which quadrant? अरीना। अरीना को Perfect. Yes, lovely. आप भी बिल्कुल सही है। It shifts to the arena or the open quadrant क्योंकि वो information सबको पता चल गई है। It's also known as a self-disclosure. बहुत बढ़िया दिशा। Yes, this is known as self-disclosure. अच्छा, blind quadrant क्या होता है? Blind quadrant होता है जिसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है. That is a blind quadrant, right? That is a blind quadrant or that is an unknown quadrant?
बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Unknown. Unknown वेरी गुड। अननोन क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन अननोन में आती है। अच्छा, ब्लाइंड में क्या आता है? Ma'am, known, not known to self, known to others. लवली, विच इज नॉट नोन टू सेल्फ बट इट इज नोन टू अदर्स। Others. जैसे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, यही वाला एग्जांपल था, कोई आइसक्रीम खा रहा है, उसके फेस पे फेस आइसक्रीम पे लग कुछ गई लग है, गया। तो यस ये चीज आ जाती है उसके ब्लाइंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज वो सेल्फ को नहीं पता पर दूसरे को पता है। जैसे ही उसने हमको बता दिया, देन इट अगेन कम्स इनटू द ओपन और द अरीना क्वाड्रेंट। Quadrant. तो जौहरी विंडो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हमेशा yes. अननोन में कुछ डाउट है? अच्छा, अननोन आपने आंसर दिया था, ठीक है, perfect. Okay, types of communication, internal, external. There are two types of communication. ये मैंने सारे नाम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, या कभी एग्जाम में आता है कि कौन सी कम्युनिकेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मेमो इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमो जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन होता क्या है? What do you mean by internal communication? What do you mean by external communication? Internal means अपनी organization के अंदर, and बहुत external बढ़िया। outside the organization. Perfect. When I'm talking inside my organization, then it is internal. But when I'm talking outside my organization, it becomes external. 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 Perfect. So I don't think there is any doubt in this. आप लोग Yes, मैम ma'am. मैनुअल्स इंटरनल में क्यों नहीं हो सकते? क्या बेटा? मैनुअल्स मैनुअल्स जनरली हम एक्सटर्नल में देते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल के साथ यूजर मैनुअल आएगा। अब वो मेरी कंपनी के लिए थोड़ी होगा, वो तो बाहर वाले लोगों के लिए होगा, कस्टमर्स के लिए होगा। सो मैनुअल्स आर देयर फॉर द कस्टमर्स। हाँ जी, ओके मैम। है ना? और कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? अच्छा, मैनुअल्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटरनल में, बट देन दोज आर डिफरेंट मैनुअल्स। तो वो मैनुअल के आगे लिखा हुआ आएगा कि कौन से टाइप का मैनुअल है, तब हम डिसाइड करेंगे कि वो इंटरनल मैनुअल है या वो एक्सटर्नल मैनुअल है। ठीक है? और कोई डाउट? मैम इंटरनल में कौन से आएंगे फिर? इंटरनल में जैसे अगर मैं कंपनी से कुछ पॉलिसी रिलेटेड मैनुअल बनाऊं, तो वो इंटरनल में आ जाएगा कि कंपनी में मेरे जो स्टाफ है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। सो इफ आई क्रिएट अ मैनुअल फॉर द स्टाफ, देन विल बी एन इंटरनल मैनुअल, ओके मैम। है ना? सो यूजर मैनुअल या स्टाफ मैनुअल कुछ भी ऐसा हो सकता है। विधि इज आस्किंग मेल दोनों में आएगा, कौन सा में? ईमेल यू आर सेइंग विधि? यस यस यस, ईमेल दोनों में लिखा हुआ है ना। इट इज रिटन इन द इंटरनल एंड इट इज रिटन इन द एक्सटर्नल। देख, इंटरनल में भी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल में भी लिखा हुआ है। मेल तो मैं किसी को भी कर सकती हूँ, मैं अपनी कंपनी के अंदर भी कर सकती हूँ, बाहर भी कर सकती हूँ। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, दीपानकर, यस बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी होते हैं। तो वो यूजर मैनुअल है, कौन सा वाला मैनुअल है, इट विल डिपेंड। तो उस हिसाब से इट कैन कम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट डू कम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, ऑफ कोर्स। फैक्ट्स भी है ना, हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में यूज कर सकते हैं, सो डिपेंड्स कौन सा वाला। यस, ऑलराइट, चलो। कम्युनिकेशन फ्लो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये वाला भी हमने करा हुआ है। अपवर्ड फ्लो क्या होता है? जब लोअर एंड बॉटम टू टॉप। bottom to top. Downward is top to bottom. horizontal is on the same level. लेवल On the same Diagonal is when the level is डिफरेंट। ठीक है? ये वाला क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें एक बार अपवर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर शायद डाउट फ्लो के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर जो हमारी इंडस्ट्री है, इफ इट इज लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्री, तो फिर कौन सा वाला फ्लो होएगा? अपवर्ड। अपवर्ड फ्लो होगा। Upward. बेटा अपवर्ड होगा ना, लेबर सेंट्रिक है मतलब लेबर जो है, एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एम्प्लॉइज से पूछकर ऊपर काम किया जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम बुटीक्स में जाए, तो जो लेबर है, जो बेसिकली काम कर रहा है, जो मास्टर है, जो मिस्त्री है, जो काम कर रहा है, आप उससे पूछ के एक बार कंफर्मेशन दोगे कि भाई आप ये वाला प्रोडक्ट कितने टाइम में आउट कर सकते हो, आपका प्रोडक्शन कितने जल्दी हो पाएगा। जैसे सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले से कंफर्मेशन लेगा ना बिफोर टेकिंग एन ऑर्डर फॉर द सेल, तो उसी तरीके से तब वो अपवर्ड वाला मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर? ओके। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये भी आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। ओरल, रिटन, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल वर्बल में आ जाते हैं। नॉन वर्बल में हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, माय आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, मूवमेंट, फिजिकल अपीयरेंस, नॉडिंग ऑफ द हेड, ये सारी की सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती। ठीक,
choice of mean and mode depends on, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मीडियम चूज कर रही हूँ कम्युनिकेशन के लिए। मतलब हमने पढ़ा था शायद कि मेरे को फोन भी एक मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए, ईमेल भी एक मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए, लेटर राइटिंग भी एक मीडियम है, तो मैं कौन सा मोड या कौन सा मीडियम चूज करूंगी, इट डिपेंड्स अपॉन दीज फॉलोइंग फैक्टर्स। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? ऑर्गेनाइजेशन का साइज और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर, नेचर ऑफ मैसेज, डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड एंड रिसोर्सेज। अगर कॉस्ट की हम बात करें, अगर हम चाह रहे हैं कि कोई हम मैसेज जो है वो रेसिप्रोकेट करे, जैसे मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, कि अगर मेरे को लगता है कि मैं ऐड करूं तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा बिक जाएगा, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर सकती हूँ, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। पर अगर मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं बिक पाएगा तो फिर मैं उस हिसाब से कम पैसे खर्च करूंगी। मतलब हमारा कॉस्ट फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन विच मीन एंड मोड वी choose. Okay, Pranjal is asking some doubt. Ma'am, I have read that message didn't come in written communication. Why so? क्या message didn't come in written communication? क्या मतलब Pranjal? Explain yourself. क्या बोलना चाह रहे हो? मैम मैसेजेस रिटन कम्युनिकेशन में नहीं आता है, यस मैम, वो ओरल में आता है। तो ऐसा क्यों है? एक सेकेंड, मैसेजेस रिटन कम्युनिकेशन में नहीं आते? कौन से मैसेजेस, किस टाइप की, कहाँ पढ़ रहे हो आप, कहाँ बोल रहे हो आप? मैम मॉड्यूल में ओरल कम्युनिकेशन दिया है ना, उसके एग्जाम्पल में मैसेजेस है। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल में मैसेजेस हैं? यस मैम। तो ओरल मैसेजेस होंगे। किस टाइप के मैसेजेस हैं? सिर्फ मैसेज लिखा है। हाँ, so there can be oral messages also ना। मैसेज मतलब रिटन मैसेज जरूरी थोड़ी है, मैसेज मीन्स अ मैसेज, आप मैसेज पहुंचा रहे हो। हाँ, क्या? It can be written also and oral also. Of course, मैसेज कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। सो अगर ओरल के नीचे मैसेज लिखा है, so it has to be an oral message, और रिटन के नीचे मैसेज होगा तो रिटन मैसेज हो जाएगा। Samya says receiver should also aware of the medium through which we send messages. Yes, receiver should also be aware. बिल्कुल सही ना, इसीलिए तो रिसोर्सेज आता है इसमें। अच्छा प्रांजल, आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ ना? आपका डाउट क्लियर हो गया प्रांजल? Yes. Alright. So Soumya, of course you have to be aware. हमारे सेंडर को भी अवेयर होना चाहिए, रिसीवर को भी अवेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिसोर्सेज है ये तभी तो आया, जैसे अगर फैक्स में भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ फैक्स हो, तो अगर मेरे पास तो फैक्स मशीन है पर मेरे सामने रिसीवर के पास फैक्स मशीन है, सो आई कैन नॉट यूज फैक्स मशीन। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट, जो हम दोनों के पास प्रेजेंट होनी चाहिए ना। सो रिसीवर शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट किस मीडियम से या किस मोड से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके सौम्या, या आगे बढ़ जाते हैं। मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम्स हैं? ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, मोबाइल फोन्स, पीडीए, फोरम्स और न्यूज ग्रुप्स, ब्लॉग्स, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडियम हैं। इन सब के बारे में हमने, ईमेल के बारे में हमने डिटेल में बहुत सारा पढ़ा हुआ है इन द लास्ट चैप्टर, तो आई डोंट थिंक इसमें भी कोई डाउट होगा। दीज आर द फॉलोइंग मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी हमने पढ़ा था। वर्टिकल नेटवर्क इज अगेन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप डाउन दोनों आ जाते हैं वर्टिकल नेटवर्क में। देन देयर इज अ सर्किट नेटवर्क, देन देयर वाज अ चेन, व्हील, स्टार। अच्छा, वर्टिकल नेटवर्क, इज इट गुड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन? स्मॉल। बहुत बढ़िया, इट इज ओनली गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। यस, परफेक्ट। सर्किट ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए अच्छा है? अच्छा, इसमें सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे इफेक्टिव कौन सा है? चेन। सर्किट में क्या होता है? कोई भी किसी को भी दे सकता है, इनफॉर्मल कोई भी किसी को दे सकता है। स्टार होता है, स्टार में होता है, स्टार में हर कोई, स्टार में एवरीबडी इज लिंक्ड विद एवरीबडी, दैट वाज स्टार। सर्किट में ऐसा नहीं होता, सर्किट इज नथिंग बट वर्टिकल जैसा ही होता है, आपका एक सर्किट बन जाता है, या चेन जैसा होता है। चेन और सर्किट सिमिलर होते हैं। चेन जो होता है वो सीधा सीधा होता है, सर्किट जो होता है वो सर्कुलर शेप में हो जाता है, इट बिकम्स अ सर्किट। एक ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, ऐसा वाला होता है। व्हील जो होता है उसमें क्या होता है, सेंटर में एक जगह है, वो सब लोगों को देना है। हाँ, सेंट्रिक रहता है, बिल्कुल सही।
Yes. और स्टार में एवरीबडी कैन कम्युनिकेट विद एवरीबडी। तो जो आप बोल रहे थे वो स्टार के बारे में बोल रहे थे, पर आपने नाम सर्किट ले लिया। सर्किट वाज नॉट दैट। सर्किट इज आल्सो चेन जैसा ही होता है, पर वो सर्कुलर फॉर्म में होता है या सर्किट के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको सर्किट। इसमें लिखा भी है इफेक्टिव ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। हाँ, सबसे इफेक्टिव इज द स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क बिल्कुल सही। चलो अब बैरियर्स। हाँ जी, कुछ डाउट? कुछ डाउट किसी को? कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देयर आर सर्टेन बैरियर्स। लैक ऑफ प्लानिंग, अगर बिना प्लान करे बात करोगे तो कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाएगा। फॉल्स अजम्पशंस, याद है इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली चीज तो आती होगी, जैसे अभी हमने ये स्टार और सर्किट वाली बात करी, तो मैंने अज्यूम करा कि तुम्हें नेटवर्क तो पता ही होंगे। मैंने तुमसे पूछा सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा होता है, तुमने बोला सर्किट। अब आंसर गलत है, पर जो तुमने जो नाम लिया सर्किट वो गलत है, पर तुम्हारा जो लॉजिक है वो तुम्हारा लॉजिक सही है। तुम बोलना स्टार चाह रहे थे, यू गॉट मिक्स्ड अप बिटवीन स्टार एंड सर्किट। तो दिस वाज माय फॉल्स अजम्पशन कि आप लोगों को ये पता होगा, तो आप लोगों को ये नहीं पता था। तो यही बोलते हैं कि फॉल्स अजम्पशंस नहीं लेने चाहिए, आपको चीज क्लियर करनी चाहिए। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि शॉर्ट फॉर्म्स बहुत सारे यूज करते हैं, तो कई बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करके अज्यूम कर रहे हो कि सामने वाले को पता है, हो सकता है उसको वो शॉर्ट फॉर्म पता ही ना हो। सो यू शुड यूज द फुल फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्विटी? Confusions. Very good. So there should be uncertainty. yes, uncertainty. So your messages or your communication should be devoid of all the confusions and ambiguities. Distortion नहीं होना चाहिए। Distortion मतलब कुछ भी गड़बड़, कोई भी डिस्टॉर्टेड मैसेजेस नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज जिसमें समझ ही ना आए कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। जजमेंट्स कभी भी पास नहीं करने चाहिए हम लोगों को। इम्प्लाइड मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। सो सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस एंड डिस्टॉर्शंस आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस में हो जाता है कि ग्रामेटिकली डिस्टॉर्टेड मैसेज नहीं होना चाहिए, जैसे जा रहा हूं को जा रही हूं कर दिया, इस टाइप के मैसेजेस, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। एंड जजमेंट्स वाला आप लोगों को ध्यान है, हमने एक बार ही पढ़ा था कि अगर हम जजमेंटल होकर बात कर देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो कम्युनिकेशन अगेन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। इट कैन टेक मतलब एक कुछ गलत मीनिंग इंटरप्रेट हो सकता है उसका। इफ यू रिमेम्बर हमने इसमें एक एग्जांपल किया था, प्लीज वाला एग्जांपल लिया था। सुपरवाइजर वाला। एब्सोल्युटली राइट। सुपरवाइजर वाला एग्जांपल क्या था कि वो सुपरवाइजर उसको डांट देता है कि तुम जलाना चाह रहे हो, एंड फिर उसको बाद में समझ में आता है कि why the supervisor was shouting or said something that he did, और वो 6 घंटे का उनका टाइम का जो होता है वो खराब हो जाता है। प्रांजल, डिस्टॉर्शन में कंफ्यूजन है आपको? डिस्टॉर्शन मतलब होता है कि टूटा फूटा मैसेज, डिस्टॉर्टेड है, ठीक से लिखा नहीं गया है, वो मैसेज को डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्शन वाला मैसेज बोला जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था टेलीग्राम्स में हम बगैर ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो तभी भी चल जाता है, टूटा फूटा सेंटेंस हो तभी भी चल जाता है। तो डिस्टॉर्शंस मतलब वो कि टूटा फूटा सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा, देन इट इज सेड टू बी अ डिस्टॉर्टेड मैसेज। ठीक प्रांजल? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ways to overcome the communication barriers. So clarify ideas before communicating. You should always be clear with your ideas कि आप बोलना क्या चाह रहे हो when you're communicating। उससे पहले communicate according to the need of the receiver. जो तुम्हारी जरूरत है उस हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों को इस समय जब हम रिविजन कर रहे हैं पूरा का पूरा बुक को उठा के चैप्टर पूरा का पूरा रीड करके पढ़ाने लग जाऊं, तो तुमको क्या लगेगा, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। व्हाट्स द नीड ऑफ दैट? द नीड इज हमको वो चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आ रही है, बस। सो द मैसेज शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। Consult others before communication. This is also another important point कि दूसरों को कंसल्ट कर लो, ताकि कुछ आप चीज छोड़ रहे हो तो आपको दूसरे गाइड कर सकते हैं। And the more opinion you will have, it is the better. Beware of your language, tone and content of message. बिल्कुल सही बात है। Convey things to help add value to the listener. Ensure proper feedback. हमने पहले भी बात पढ़ी थी ना, इन सबसे important part of communication is the feedback. कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, कंसिस्टेंट होना चाहिए। नहीं अभी बहुत अच्छा है फिर एकदम खराब हो गया, फिर ठीक, फिर एवरेज हो गया, फिर बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट। फॉलो अप कम्युनिकेशन एंड बी अ गुड लिसनर। लिसन जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दीज वर द ways to overcome communication barriers. Clear everyone यहाँ तक? Yes, ma'am.
So this was the Yes, end Yes, of ma'am. the revision of the first chapter. Let's start with the second chapter. Yes. yes, ma'am. Lovely. ma'am. So the second chapter says listening skills. बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, क्या डिफरेंस है जल्दी से बता दो. Ma'am, listening is a mental activity and hearing is only a physical activity. बहुत Ma'am, बढ़िया. Listening listening is is voluntarily. yes, Listening is perfect. Listening is voluntarily done. Listening is a mental activity. It involves mental ability also. Hearing सिर्फ जो हम physiologically कर रहे हैं, physically जो कर रहे हैं, that is a part of hearing. सही बात है. जो सुन रहे हैं, आवाज आ रही है तो सुन रहे हैं, that is Listening is समझ active रहे हैं, and that is very good. Listening is active. बिल्कुल सही. hearing मेघा is भी यही बोल passive. रही है. बिल्कुल सही. Absolutely right. Very good. So effective communication. Emotionally, psychologically. Very good. You have to be completely present if you want to listen. बिल्कुल सही में कहा. Listening is active, hearing is inactive. Listening is most important in communication. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है. Effective communication में 50% more listening than speaking होता है. So this is also an important point. 50% more होता है. Listening is not just paying attention to what other person's words, but also his tone, facial expressions, and body language. What do you mean by tone, facial expressions, and body language? Informal. Non-verbal. Non-verbal. Non-verbal communication. Very good. बिल्कुल सही. Absolutely right. So a person's competence in listening is directly proportional to that of speaking. जितना अच्छा सुन पाएगा, उतना अच्छा ही बोल पाएगा. In fact, both the skills complement and supplement each other, and their relationship is symbiotic, resulting in a fine communication. दोनों आपस में related है. तुम अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे. मैंने तुम्हें इसमें एक वो भी बात बताई थी, डेफ एंड डम वाली बात बताई थी. Yes. If somebody is born deaf, तो भले वो बोल सकता है, पर वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे, उसे पता ही नहीं होगा बोलना कैसे. So this was one thing. Very good. Purpose of listening. Why do we have to listen? We have to listen to specifically focus on the message being communicated, avoid distractions and preconceptions. अगर मैं सुनना चाहती हूँ, अगर मैं अच्छी तरीके से सुनना चाहती हूँ, so these are the following points that I should approach. पहला, मेरे को पर्पस ऑफ लिसनिंग फोकस करना चाहिए मैसेज जो कम्युनिकेट हो रहा है, और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड इज टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज. मैं इसको एक इंग्लिश के वर्ड में रिप्लेस कर सकती हूँ. Yes. बताओ कौन सा वर्ड है वो. To gain full and accurate understanding into the speaker's point of view and ideas. तो speaker के point of view और idea को समझूं, उसकी जगह पे रख के खुद सोचूं कि वो क्या सोच रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको. Empathize. Yes. So you have to empathy. बिल्कुल सही लाविका. Correct Saloni. Absolutely right all of you. Yes चेतन. चेतन empathy का spelling E से शुरू होगा बेटा, A से नहीं. Spelling गलत लिखा है आपने. EMPATHY होता है empathy. Yes, Samya, empathize, correct, Ayush. So you have to empathize with the listener, critically assess what is being said. Critically देख सुनो कि वो क्या बोल रहा है. To observe non-verbal signals accompanying what is being said to enhance understanding, to show interest, concern, and concentration, to encourage the speaker to communicate fully, openly, and honestly. तो हम चाहेंगे कि सामने वाला अच्छे से खुल के बात करे, कुछ छुपाए नहीं. To develop selflessness approach, putting the speaker first. अगर मैंने selflessness approach develop कर ली, तो automatically I will help the speaker to speak openly, fully, and honestly. To arrive at a shared and agreed understanding and acceptance of both views. Stepping in someone's shoes. Yes, stepping into someone's shoes was empathy. बिल्कुल सही Pranjal and Lavika. Absolutely right. So purpose of listening is clear to everyone? Yes. Yes, Perfect. Types of listening skills. So these were the types of listening skills. कितने टाइप के listeners होते हैं? Discriminative होते हैं, comprehension, biased, evaluative, appreciative, sympathetic, empathetic. यहाँ पे देखो sympathy भी आ गया, empathy भी आ गया. Therapeutic, dialogue, relationship, selective, active, and effective. These are the all categories or the types of listeners, or these are all types of listening skills. इनकी details हमने already पढ़ी हुई है. Types of listeners: active, passive, evaluative, marginal, and non-listeners. Non-listeners तो खत्म, सुनना ही नहीं है वो, non-listener की category में चले गए,
है ना. एक्टिव, पैसिव, बाकी तुम सबको पता ही है. इवैल्यूएटिव, मार्जिनल, ये वाले टाइप्स ऑफ लिसनर्स आर क्लियर टू एवरीवन. इनकी डिटेल्स हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो. नो मैम. All right, barriers to active listening. अब active listening में क्या क्या barriers होते हैं? सबसे important barrier होता है inadequate language base. हम जिस language में बात कर रहे हैं, हमको उस language का अता पता ही नहीं है. जिस language में सुन रहे हैं, हमारे पास उतनी vocabulary नहीं है, तो हमको समझ ही नहीं आएगा. Partial listening है, नहीं सुन रहे, आधा ध्यान कहीं और. Disinterested है, topic की मतलब का मजेदार नहीं चल रहा, boring लग रहा है, नहीं सुन रहे. Prejudging the speaker or the speech when I'm judging them beforehand. Negativity towards the speaker, diffidence towards the speaker. What do you mean by the word diffidence? What is the meaning of diffidence? Opposite of confidence. Opposite of confidence. Yes, diffidence is to defy. When I defy, when I don't agree, that is diffidence. Over enthusiasm and intolerance, deep rooted beliefs. इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. Generally जो over enthusiastic होता है वो क्या करता है, सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही बात को बोल देता है. खत्म कर देता है. Yes, then that person is said to be an over enthusiastic speaker. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? Somebody wants to say something? नहीं? ठीक है. और principles of effective listening. What are the principles of effective listening? You should stop talking. सबसे important चीज, अगर सुनना है तो बोलना बंद करो. So stop talking. Prepare yourself to listen. Put the speaker at ease. Remove all the distractions. Be empathetic. Be patient. Be patient मतलब don't be dash. वो dash को fill करो. Don't be over enthusiastic. Very good, Over lovely, enthusiastic. बहुत बढ़िया. Intolerant and over enthusiastic, बिल्कुल सही. So if you have to be patient, then you have to avoid being over enthusiastic and intolerant. Avoid personal prejudice. Listen to the tone. Listen for ideas and not just for words. Ideas के लिए सुनो, सिर्फ शब्द नहीं सुनो. Wait and watch for non-verbal communications. This is the effective way of listening. Barriers to effective listening, preconceived ideas या bias रहता है, interrupt करते रहते हैं, previous experience खराब था तो लगा इस बार भी बहुत गंदा बोलेंगे, इसीलिए that's one of the barriers. Preoccupation, दिमाग कहीं और है, अभी छुट्टी पे जाना है, अभी घूमने जाना है, अभी पेपर है, whatever. Having a closed mind, सुनना ही नहीं है, जो सामने वाला बोला है बेकार. अच्छा, मुझे closed mind का एक non-verbal gesture बताओगे? मैंने बताया है क्लास में. What is a non-verbal gesture which tells that somebody is listening with a closed mind? Doodling. No, doodling is not that gesture. वो खिड़की के बाहर देखना. नहीं, Rolling जब eyes. closed mind है. हाँ. Sad. Blankly stare करना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या? इधर उधर देखना. नहीं. It's something to do with your hands. हाथ के नेल not को doodling. रगड़ना. हाथ के नेल को रगड़ना. No. मैम कुछ लोग होते हैं ना, हाथ उंगली चबाते रहते हैं वो. नहीं बेटा, पर उंगली चबाने, पेपर को क्रश करना. वाह, मतलब ऐसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं. मुझे तो ध्यान भी नहीं, हमने इसके बारे में बात करी थी. Yes, Samya, absolutely right to fold your hands. हमने बोला था ये hand fold करके बैठना is a gesture, that closed gesture. That I'm not interested in listening. अब मैं नहीं सुन रहा, जो तुम बोलो बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो नहीं मानने वाला. That kind of a gesture is when you put your hands like this, closed hands. इसलिए हमने बताया था ना, इंटरव्यूज में बोला जाता है कभी भी ऐसे हैंड बंद करके नहीं खड़ा हुआ जाता या बैठा जाता है, because it's a closed gesture. ये closed gesture होता है. Okay, bringing in emotions, noise, faking attention, becoming emotional, to avoid jumping to conclusions and distractions. ये सारे के सारे are barriers of effective listening. Ways to improve listening skills, तो वो सारे barriers हटा दो, automatically improve हो जाएगा listening skills. कौन कैसे कैसे होएगा? When I provide clues that you are actively involved, तो उससे क्या होएगा? अगर मैं clues दे रही हूँ कि मैं actively involved हूँ, तो मेरा जो speaker है उसका enthusiasm to speak जो है वो increase हो जाएगा. When you actually concentrate, yes, refrain from formulating an immediate response. ये हमने पढ़ा था कि हम दिमाग में सोचते रहते हैं जब वो बोल रहा होता है कि यार हम ये बात बोलेंगे, तो अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम सुन नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमको रिफ्रेन करना चाहिए, मतलब रुकना सोचने में चाहिए. पूरा फोकस है. Yes, पूरा अच्छे से सुनो और फिर बाद में सुन के समझ के फिर कुछ रिस्पॉन्स दो. Try to prepare beforehand. Be prepared to accept revisions.
बी श्योर द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसनिंग। ध्यान है हमने ये भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट जो आप चूज करो कि अच्छी एनवायरनमेंट हो जहाँ बैठ के सुन सकते हो, मतलब कोई डिस्कोथेक में जाकर मीटिंग की बात नहीं करेंगे या किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाके मीटिंग की बात नहीं करेंगे। सो वी विल टेक सम कॉफी शॉप जहाँ पे शोर कंपैरेटिवली कम होगा, वहां वी कैन टॉक, या किसी ऑफिस में बात करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर, Yes. 5th वाला क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर क्लियर टू एवरीवन। मैम इसमें ये प्रिपेयर बिफोर हैंड वाला एक बार बता दीजिए। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। यस मैम। अगर हम अपना जैसे आज का फॉर एग्जांपल, आज का तुम लोगों को सेशन पता है कि आज का सेशन होने वाला है रैपिड रिवीजन, तो अगर तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, तुमने सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, तो तुम जब सुनोगे तो तुम्हारा सुनने का तरीका बेहतर होगा, तुम्हें सुनने में मजा आएगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, यू नो दैट व्हाट इज बीइंग टॉट। तो फिर आप अच्छे से और अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट यू शुड नो व्हाट विल बी डन। थोड़ा सा बिफोर हैंड प्रिपरेशन जरूरी रहेगी। जैसे हमारा था स्पीकिंग में भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, वैसे ही लिसनिंग में भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड कि किस बारे में बात होने वाली है। ओके इसका एक एग्जाम्पल आई थिंक आपकी बुक में था कि अगर कोई मैनेजर मीटिंग पे जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो मीटिंग किस बारे में है, कौन सी टीम्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने काम किया, अगर कोई गलती हुई है तो क्या गलती हुई है, उसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए बिफोर ही इज गोइंग फॉर द डिटेल्ड मीटिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाए। हाँ यस मैम, आगे बढ़ जाए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सो 4th and 5th chapters are complete. We are going to chapter number 6. Very 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 important chapters. इस वाले आपका जो 4 chapters हैं इसके syllabus में I think 4th and 6th are the lengthiest chapters and both of them are very very crucial. उसमें से 4th हमारा हो चुका है, 5th is a little bit more like 4th only. 4th का mixture है and 6th जो है that is an important chapter and 7th one is also 7th वाले में मोस्टली फुल फॉर्म्स और ये सारी चीजें, टेक्निकलिटी ज्यादा है, जार्गन ज्यादा है। चलो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस? सो अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन बिजनेस एंटिटी टू अनदर और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कस्टमर्स और क्लाइंट्स एंड अदर रिलेटेड पार्टीज। That is correspondence. Correspondence is कुछ नहीं but communication. आप किसी business से related communication is called business correspondence. A business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record and may be taken more seriously by the recipient than other forms of communication. If you remember, जब हम oral और written communication के advantages और disadvantages कर रहे थे, तब हमने ये बात करी थी कि oral communication में जनरली इंसान थोड़ी सी सीक्रेट्स या कोई सी बात बोल देता है क्योंकि बाद में उसको उसका स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने तो बोल दिया, यू कैन नॉट प्रूव इट, बाद में वो कर सकता है। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो पीपल टेक रिटन कम्युनिकेशन अ लिटिल मोर सीरियसली बिकॉज इट फॉर्म्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। Essentials of a good business letter. Now very important points, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है लेटर हेड। लेटर हेड के अंदर कंपनी लोगो आता है, ये आई थिंक मैंने तुम सबसे लिखवाया हुआ है। So you all have written this, you all have these notes made. I am sharing these notes again with you. So आपके चेक भी कर चुकी हूँ मैं notes, जिन लोगों के नहीं, जिन्होंने मुझे भेजे थे और जिनके चेक नहीं हुए, they can check those notes here. तो लेटर हेड के अंदर कंपनी लोगो आता है, टैगलाइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, CIN, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। फिर इसके बाद रेफरेंस नंबर, डेट, स्पेशल मार्किंग्स इनसाइड एड्रेस, attention lines, salutations, subject heading, main body, complimentary closure, signature, enclosures, copies circulated and annexure. ये सारे का सारा चीजें आती है। Yes, Lavika, ma'am, we can say that business, क्या बोलना चाहिए Lavika? Business communication, business correspondence are the same. Yes, they are almost the same. Yes, you can say that. Business communication का एक जरिया है business letters. There are other ways of correspondences also. But then yes, हाँ बोल सकते हो आप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 2 फॉर्मेट्स थे if you remember, एक ब्लॉग्ड था और दूसरा कौन सा था? सेमी ब्लॉक। सेमी ब्लॉक्ड। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक में थी, सिर्फ रिटन फॉर्मेट में डिफरेंस था। तो ब्लॉक्ड वाले में कॉमास यूज नहीं कर रहे थे हम इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशंस या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद,
और सारी की सारी चीजें टुवर्ड्स द लेफ्ट थी, तो ये सारी की सारी चीजें टुवर्ड्स द लेफ्ट लिखी हुई है विदाउट एनी कॉमास आफ्टर द इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। जबकि सेमी ब्लॉक्ड में द लेआउट इज जस्ट द सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है इन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ लेआउट ऑफ अ लेटर, द डेट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन एंड सिग्नेचर आर अलाइन्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लेटर। तो कौन सी चीजें राइट साइड में आ जाएंगी? डेट, कंक्लूजन, सिग्नेचर, तीन चीजें राइट साइड में आएंगी। मैंने तभी भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसकी बॉडी का, मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना है उसके बारे में हमको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको एग्जाम में लेटर लिखने नहीं आएगा, हमको सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। द सब्जेक्ट और रेफरेंस इज सेंट्रली अलाइंड, सब्जेक्ट या रेफरेंस जो होता है वो सेंटर में आता है। पैराग्राफ्स ऑफ द मेन बॉडी कमेंस विद अ स्लाइट इंडेंट। इंडेंटेशन मतलब समझते हैं ना सब? व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? थोड़ा थोड़ा सरका के लिख देते हैं ताकि वो क्लियर और अच्छा दिखे, पैराग्राफ्स में दिखे। तो वो सारी की सारी चीजें इंडेंटेड होती हैं। बाकी सिर्फ तीन चीजें राइट में आती हैं, बाकी कुछ चीजें सेंटर में आ जाती हैं। राइट? यस मैम। Essentials of a good business letter, सेम जो हमारे 7 C's थे उन्हीं में से कुछ तो खिचड़ी बनाकर हमने थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सो इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी सिंपल। हमने पढ़ा था जार्गन्स वार्गन्स यूज नहीं करने चाहिए, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारी फ्लावरी लैंग्वेज वी शुड नॉट यूज, वी शुड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड ऑल्सो बी ब्रीफ। अब इन्होंने देखो कंसाइज की जगह ब्रेविटी लिख दिया है, मतलब तो सेम ही है। सिंसियर होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए और एक पर्सनल स्टाइल होना चाहिए। हमने बिजनेस लेटर में लिखा था, हमने ये पढ़ा था कि जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर मान लो स्टैंडर्ड बना दिया कि सारे लेटर्स इसी तरीके से लिखने हैं, तो हो सकता है सारे लेटर्स एक पर्टिकुलर वे में ही लिखे जाए, पर हम उसमें खुद का स्टाइल डाल देंगे तो लगता है वो चीज जो है थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड हो गई है। दैट इज व्हाई अ स्टाइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन अ बिजनेस लेटर। क्लियर एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर? यस मैम। Very good. आगे बढ़ जाते हैं। इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? Inside and outside. Inside, outside इंट्रा इज विद इन द डिपार्टमेंट। department. नाउ आप मुझे एक बात बताओ, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ये किसके अंडर आते हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर? Internal. ये दोनों के दोनों इंटरनल के पार्ट्स है ना? परफेक्ट। सो मेमोज हमने पढ़ा था इंटरनल कम्युनिकेशन में आएंगे, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स और नोट्स ये हमने सारे पढ़े थे इंटरनल कम्युनिकेशन में आएंगे। दिस इज समथिंग दैट आई आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल आल्सो शो यू द सेम थिंग। तो हियर इट इज, सेम चीज है, आप लोग देख सकते हैं। लेटर हेड सब में होता है, रेफरेंस नंबर सब में होता है, सर्कुलर में सर्कुलर नंबर लिख दिया जाता है, बाकी सब में रेफरेंस नंबर होता है, डेट सब में होता है, सब्जेक्ट मेमोरेंडम में होता है, ऑफिस नोट्स में होता है। सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर में सब्जेक्ट नहीं होता। टाइटल मेमोरेंडम में होता है, मेमो में होता है और ऑफिस ऑर्डर में होता है। इन दोनों में सर्कुलर नोट्स में टाइटल नहीं होता। मेमोरेंडम में टू होता है पर ऑफिस नोट्स में टू एंड फ्रॉम दोनों होता है। मेन बॉडी तो सभी में होती है। मेमो में इनफॉर्मल पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, इसमें भी मेन बॉडी होती है। ऑर्डर में थोड़ा फॉर्मल होता है और पैसिव वर्ब ज्यादा यूज किए जाते हैं। हाँ प्रांजल बता क्या कंफ्यूजन है? चल इसमें कंफ्यूज हो गया टेस्ट में, देख ले, बताओ क्या कंफ्यूजन? सिर्फ ऑर्डर में सीसी होता है और बाकी सब में अंडरसाइंड तो सब में होता है। सिग्नेचर एसडी वाज साइंड। हाँ बोल प्रांजल। इनका सिर्फ फॉर्मेट ही ध्यान रखना है क्या? ऑफ कोर्स, तुमसे ना मेमो पूछा जाएगा कि लिख के बताओ ना, ऑफिस सर्कुलर ना ऑर्डर ना नोट्स, लिखने का तो कुछ है ही नहीं ना, तभी तो मैंने कहा था सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे। इनका पर्पस पूछ सकते हैं ना कि मेमोस का ऑफ कोर्स बताओ। पर्पस बता दूंगा। हाँ बताओ, कौन बताएगा पर्पस? चलो बताओ प्रांजल, ट्राई कर। मेमो किसके लिए यूज किया जाता है? कुछ भी रिटर्न इंफॉर्मेशन देना हो ऑफिस के अंदर। परफेक्ट, ऑफिस के अंदर रिटन इंफॉर्मेशन देना। अच्छा मेमो लेटर से फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है? इनफॉर्मल होता है। अच्छा लेटर में मैं इनसाइड एड्रेस लिखती हूँ और मैं सैल्यूटेशंस लिखती हूँ, वो सब मैं मेमो में
नहीं लिखती। नहीं लिख- अच्छा, मेमोरेंडम दिया जाता है, मुझे इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन करना है, हो सकता है किसी एक जने से भी करना हो तो मेमो दूंगी। अगर मुझे बहुत सारे लोगों से या पूरे ऑफिस में कोई चीज सर्कुलेट करनी है तो मैं क्या हो जा मेमोरेंडम क्या बन जाएगा? Office Office circular. सर्कुलर बन जाएगा। परफेक्ट। ऑर्डर कब होता है? ऑर्डर का क्या मतलब है? मैम जब फॉर्मल टोन में कोई चीज बोलते बहुत कुछ बढ़िया। जैसे ऑफिस तभी का टाइम चेंज हो गया हो। यस, कुछ भी हमको ऑर्डर देना है। तो अब देखो ये चीज फॉर्मल हो गई है, इसमें पैसिव वर्ब्स आ गए, तो मतलब जब मुझे अब चीज फॉर्मल तरीके से लिखनी है तो मैं ऑफिस के लिए ऑर्डर दूंगी। सो ऑफिस ऑर्डर बिकम्स मोर फॉर्मल। अच्छा, इसमें मैं सीसी भी कर सकती हूँ। ऑफिस सर्कुलर भी फॉर्मल ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस सर्कुलर मेमोरेंडम आर सेम। द डिफरेंस इज दैट दे आर टारगेटिंग डिफरेंट ऑडियंस. Circular is mostly used for a larger audience. Memo can be used for a smaller audience. ठीक है, बाकी दोनों almost are the same. Order becomes more serious. Order becomes formal. क्या सौम्या? Heading of office order written in bold letter. हाँ, लिखा रहता है ना, ऑफिस ऑर्डर भी बोल्ड में लिखा रहता है, ऑफिस नोट्स भी, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, बिल्कुल लिखी रहती हैं। लेटर हेड जो रहता है उसके बाद लिखा रहता है सबका, टाइटल लिखा होता है ना। सॉरी, मेमोरेंडम में और ऑफिस ऑर्डर में टाइटल होता है, सर्कुलर और नोट्स में नहीं होता। ठीक है। अच्छा, टू और बाकी ये फॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ऑफिस नोट्स जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, हर कंपनी के डिफरेंट नोट्स होते हैं, कंपनी वाले बता सकते हैं कि कैसे हमको क्या फॉर्मेट रखना है अपने नोट्स का। सो दीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। मेमोरेंडम, सर्कुलर, ऑर्डर तो फिर भी जनरल जो कि आपका फॉर्मेट चल रहा है उसको यूज करते हैं, बट नोट्स कैन बी एक्सट्रीमली पर्सनल टुवर्ड्स वन कंपनी। What is purpose of office notes? ऑफिस नोट्स का क्या पर्पस होता है? ऑफिस नोट्स आर लाइक कोई मीटिंग हुआ, उसके ऊपर कुछ नोट्स हमने भेजने हैं, तो फिर उसके हमने नोट्स बना के भेजे, दे आर ऑफिस नोट्स। Okay. मैम टू तो मेन बॉडी के नीचे आता है ना? हाँ बेटा, ये मैंने इसमें आपका फॉर्मेट नहीं डाला है बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट व्हाट इज देयर इन ईच एंड एवरीथिंग। तो टू मेमो में और ऑफिस नोट्स में पोजिशनिंग अलग है। तो यस, द पोजिशनिंग इज नॉट द सेम। ये पोजिशनिंग के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस के हिसाब से टेबल बनी है। ओके मैम। है ना, ऑर्डर इज नॉट द सेम, ऑर्डर इज डिफरेंट, बिल्कुल इट इज डिफरेंट। ठीक, क्लियर टू एवरीवन? अभी इसमें कोई और डाउट्स? इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। किसी को इस पे Yes, कुछ? में भी थे। हाँ, अभी ये वाले पेपर में भी थे, राइट। सो एनी डाउट्स हियर? No, एंड ma'am. ये चीज आ जाएगी तुम लोगों को समझने तो बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सब में ये पूछा जाता है, सो इट विल गेट वेरी इजी देन। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। MIS, this is one of the last parts of this chapter. MIS is Management Information System, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। Information form of MIS is periodic, exception and based on demands. तो ये features हैं MIS के। Second feature is information formats are pre-specified and fixed. Information is provided by extraction and manipulation of operation data. It provides information about the performance of the organization. बेटा अपने mics को mute पे कर लो please. It supports the intelligence and implementation stages of decision making. It supports structured decisions for operational and tactical planning and control. तो ये सारी चीजें MIS के फीचर्स हैं। पर्पस क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है MIS? To report the organization performance to tax authorities, shareholders, regulatory authorities and other stakeholders such as suppliers, customers, etc. उसके लिए MIS का यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। फ्यूचर प्लान्स प्रिपेयर करने के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म MIS का यूज किया जाता है। एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल on various operations in different functional areas in the organization, to allocate different types of resources to different functional areas, to allow management by exception, to develop database of business partners and to devise procedures to deal with them, to develop the training tools for the new recruits in the organization at all levels. इन सारी चीजों के लिए MIS का यूज किया जाता है। सबको ये सारी चीजें ध्यान है? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें पर्पस में, या आगे बढ़ जाऊं? No doubt, ma'am. No doubts? Great.
नो डाउट्स मैम। लेवल्स हमने पढ़ा था, टॉप लेवल होता है जिसको हम स्ट्रैटेजिक लेवल भी बोलते हैं, मिडिल को हम टैक्टिकल बोलते हैं और सुपरवाइजरी को ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल या स्टार्ट करने वाला लेवल कौन सा होता है? सुपरवाइजरी। Yes, Operational supervisory, level. बिल्कुल सही, yes, absolutely right. Supervisory or operational level is the first level or the basic level or the starting level of management. किस लेवल पे क्या क्या चीजें होती है ये आप लोगों को पता है। स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजिक वाले प्लान्स, मिडिल लेवल जो होता है वो टैक्टिक्स पे काम करता है कि वो टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल दोनों को कैसे मैनेज कर पाए और दोनों के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है। और सुपरवाइजरी बिल्कुल लेबर वाला लेवल जो होता है, जो हमारा सुपरवाइजर था जिसके बारे में हमने वो पढ़ा था एग्जाम्पल में, तो वो वाला लेवल होता है। तो वो वाला फर्स्ट लेवल होता है जहां से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता है, टॉप लेवल या स्ट्रैटेजिक लेवल पे सीईओ आ जाएंगे कंपनीज के, बोर्ड मेंबर्स आ जाएंगे, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स आ जाएंगे और सुपरवाइजरी लेवल पे जो सुपरवाइजर्स है वो आ जाएंगे, राइट? यस मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, हमको सब सिस्टम्स चाहिए होते हैं। हाँ बिल्कुल सही सामने, वी आर राइट, ब्लू कॉलर जो रहता है ऑफिस जॉब्स में, बिल्कुल सही। ओके, सब सिस्टम्स चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा एक ही बड़ा सा यूनिट बना दिया। वी हैव टू हैव सब सिस्टम्स, तभी MIS जो है वो फंक्शनल रहेगा। इंटीग्रेटेड होने चाहिए डिवाइडेड होने चाहिए सब सिस्टम्स, पर उसके बावजूद भी दे शुड बी इंटीग्रेटेड या दे शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डू यू रिमेंबर डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस? Yes. Yes, ma'am. 11 is data. The class will start at 11 is Information. information. So the difference between data and information, very good. It enhances productivity, conforms to manager style and characteristics. Conform मतलब क्या होता है? To comply. Very good. To comply, Comply the rule. मानना, रूल्स बहुत रूल बढ़िया। रूल्स Very को good. मानना। To agree, yes, बिल्कुल सही। Relevant information, uses stabilized quality criteria, feedback, flexibility, modularity, selective sharing data, and computerized. MIS is highly computerized, though it can be manual also, but इतना data, इतनी सारी चीजें, इसलिए computerized is better. Limitations क्या होता है MIS का? ये तो हो गए हमारे features या advantages. अब what are the limitations? आउटपुट क्वालिटी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट क्वालिटी। तो अगर इनपुट खराब है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। इट कैन नॉट रिप्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर मैनेजर्स इटसेल्फ अच्छे नहीं है तो MIS कितना भी अच्छा हो फर्क नहीं पड़ पाएगा। कैन नॉट क्विकली अपडेट इटसेल्फ विद चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उतनी जल्दी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता। दो अपडेट कर पाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल अपडेट नहीं कर पाता। It is able to update it, but not very quickly and frequently. Cannot provide tailor-made information packages. हर एक के लिए हर एक टाइम पे tailor-made packages नहीं बना पाता। Tailor-made packages मतलब packages which suits to your demand. Yes. So next is takes into account mainly quantitative factors and it ignores non-quantitative ones. तो quantitative तो नोट कर लेता है पर non-quantitative को नहीं कर पाता। मतलब जैसे information को तो ले लेगा पर उसके अलावा जो टोन में बात करी गई या जो और दूसरी बातें हैं जो non-verbal वाले aspects हैं उनको नहीं कर पाएगा। Less useful for non-programmed decision making. अगर आपका decision making program नहीं है then it is not that useful. Cannot prove useful where the culture of the organization is to hold information. क्योंकि MIS तो तभी useful रहेगा जब information freely share हो रही है। जहां information को hold कर लिया जाएगा वहां MIS useful बिल्कुल नहीं रहेगा। Efficiency decreases due to frequent changes in the top management. अगर top management में बहुत जल्दी changes हो रहे हैं तो efficiency जो है वो decrease होती जाएगी। Ayushi, you have a doubt in modularity. यहाँ पर characteristics में मॉड्यूलैरिटी, तो मॉड्यूलैरिटी हमने ध्यान है जब मॉड्यूलैरिटी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब यूनिट्स। तो सब सिस्टम्स एंड मॉड्यूलैरिटी इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट इट शुड हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स। ऐसा नहीं कि एक पूरा बड़ा सा इकट्ठा एक चीज डाल दी। शुड हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स बट ऑल दोज मॉड्यूल्स शुड बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, क्लियर आयुषी? Pranjal has a doubt saying what is non-programmed decisions.
नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस कहाँ पे, ये जो पीछे वाला था पॉइंट, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग बेटा, मतलब अगर मेरा डिसीजन मेकिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को डिसीजन बनाना है अबाउट ओके, एक कंपनी को डिसीजन लेना है दैट वेदर दैट कंपनी शुड स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्शन लाइन और नॉट। तो उस कंपनी ने अगर ये डिसीजन बनाना है, देन देयर आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट वो कंपनी फॉलो करेगी। वो मार्केट सर्वे करेगी, वो प्रोडक्ट की वाइबिलिटी चेक करेगी, वो चेक करेगा मार्केट में कंपटीशन कितना है, ऐसे 5-6 पॉइंट्स वो चेक करेगा, एंड फिर फाइनली देयर विल बी अ डिसीजन कमिंग। तो अगर ये हो गया प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर दैट आई नो मुझे 5-6 पॉइंट्स चेक करने, अगर ये 5-6 पॉइंट्स में मान लो 70% तक की वाइबिलिटी आ रही है एंड में, तो देन आई विल say yes, otherwise I will say no. So this is the programmed version. A non-programmed version is when I don't have any steps to follow. जब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी information से कौन सा decision लूंगी, then it becomes a non-programmed decision making process. Clear, Pranjal? Yes. All right. Let's start with chapter number 7, our last chapter. Shall we shoot? करें start? Yes. Yes, Ma'am. ma'am. अभी तक Yes, सब ma'am. कुछ clear to everyone? I hope there are no doubts. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रांजल कोई था ना सबसे ज्यादा, मैम रिवीजन करा दो अभी। प्रांजल रिवीजन इज ऑल राइट, समझ आ रहा है तेरे को? Yes, ma'am. चलो ग्रेट, ओके। सो ई कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट इज वेब। सो वेब इज नथिंग, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको सिंपली हम वेब भी बोलते हैं, इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। ये ध्यान रखना, इंटरनेट एंड वेब आर नॉट वन थिंग। वेब इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन थ्रू नेट, ठीक है ना? It's just a way. It is an information sharing model that is built on top of the internet. जो इंटरनेट पे build है वो ऐसा फॉर्म है। अच्छा, the web uses the HTTP protocol. Okay, now in this question एक ऐसा question आया था आपको जिसपे HTTP लिख दिया गया था. It was a typo error. It wasn't deliberate. Yes, It ma'am. was a typo error. Yes, It should have been ma'am. HTTP. So that was a typo. Yes. So web uses the HTTP protocol, one of the language spoken over the internet to transmit the data. Browser क्या होता है? So web browser is a software application. ये याद होना चाहिए कि browser एक software application है, और web क्या होता है? Web कौन सा application था? Web क्या था? अभी तो पढ़ा है यार 2 मिनट पहले, क्या था web? इंटरनेट। Medium of internet. इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं था। मीडियम ऑफ इंटरनेट मतलब what for what purpose is this medium used? Ma'am, one of the Browse- services running browser. on the internet. Very good. It is a service which is running on the internet. बहुत बढ़िया. Yes. It was a service and this is a software application. So you have to remember these words. You have to remember this terminology. देखो ना, is a way of accessing information over the medium, the internet. It is an information sharing model that is built on top of the internet. So it is built on top of the internet. It's an information sharing model. Or this is a software application which enables you to find, retrieve and display information available on www. ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना या डिस्प्ले करने के लिए हेल्प कर देती है। वेब इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग टैग्स of a markup language called HTML, hypertext markup language. The web uses HTML. ठीक बात है ना? Some of the popular, Hanji? Web uses HTTP. Web uses HTTP, but web is organized and formatted using HTML. yes, ma'am. ठीक है, ये ऑर्गेनाइज या फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? टैग्स के थ्रू। वो टैग्स कौन से होते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के होते हैं, जो कि HTML होता है। वेब खुद क्या यूज करती है बनने के लिए? HTTP. दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करना है या फॉर्मेट करना है तो HTML से फॉर्मेट कर सकते हो। वेब के अंदर चेंज करना है तो HTML से वेब को फॉर्मेट कर सकते हो। वेब को एक्सेस करने के लिए HTTP भी लिखते हो। जैसे तुमको अगर कोई वेबसाइट खोलनी है तो तुम HTTP और फिर कोलन और फिर वेब का एड्रेस लिखते हो ना बॉक्स में ऊपर, तो Yes. वेबसाइट खुलता है। तो दैट इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग वेब। पर अगर मुझे वेबसाइट मेरी बनी हुई है, कोई वेबसाइट, मुझे उस वेबसाइट में चेंजेस करने हैं
तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? HTML is the language that I use to format and organize the website that is built. जैसे Facebook एक वेबसाइट बनी हुई है, अब उस वेबसाइट में मान लो मेरे को एक सर्च का ऑप्शन डालना है या एक डेट का ऑप्शन डालना है, कोई भी ऑप्शन डालना है, तो वो ऑप्शन डालने के लिए आई कैन नॉट यूज HTTP ना, आई हैव टू यूज HTML. समझ में आया the difference? Okay. And some of the web browsers are Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and Opera. और भी होते हैं बहुत सारे, पर ये कुछ examples मैंने browser के यहाँ पे लिखे हैं. What is internet? This was one of the very important questions. This also came in the exam. जब हम इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में कंफ्यूज हो गए थे कि मैम इंटरनेट भी तो एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट भी तो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. बिल्कुल है, पर ये जायंट नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशंस. इट इज अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर. द इंटरनेट यूजेस TCP/IP as its basic protocol on which many more application level protocols have been developed. Internet क्या use करता है? TCP/IP use करता है internet. The web is one of the services that runs on the internet. It is just one service that is running on the internet. It is not the internet entirely. Right? Yes. अब e-correspondence के ऊपर भी कुछ लोगों को डाउट था कि e-correspondence और ईमेल तो एक ही बात है. नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत करना इलेक्ट्रॉनिकली. तो जरूरी नहीं है सिर्फ ईमेल से ही करूं, मैं मैसेजेस के थ्रू भी कर सकती हूँ, मैं मैसेंजर के थ्रू भी कर सकती हूँ, मैं वीडियो कॉलिंग भी कर सकती हूँ. एनी वे इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन आई एम कॉरेस्पॉन्डिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग टू एनीबॉडी, इट इज ई कॉरेस्पॉन्डेंस. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज ई कॉरेस्पॉन्डेंस. हम आपस में बात कर रहे हैं. कैसे बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं. ई कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया. सो ई कॉरेस्पॉन्डेंस इज कॉमनली नोन एज ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग यू with important information on your email address. ईमेल एड्रेस के ऊपर आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोला जाता है ई कॉरेस्पॉन्डेंस. पर ई कॉरेस्पॉन्डेंस सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है. ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आई एम श्योर आप लोगों को. राइट है ना? ये वाला क्वेश्चन आया था ना आप लोगों को ई कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर. उसमें कुछ डाउट भी थे किसी को? Yes, ma'am. है ना? ओके. हिस्ट्री ऑफ ईमेल. ईमेल का हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो इसमें ईयर्स बहुत सारे आ गए थे आप लोगों को, आई थिंक अभी वाले पेपर में. Yes, ma'am. हाँ, 1965 से शुरू हुआ था. सो 65 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम MIT बोला जाता है, दैट वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द फर्स्ट ईमेल सिस्टम व्हिच वाज नोन एज मेल बॉक्स. Tom Line's son is called the father of email, and this invention is credited towards him. 1976 again, एक 65 था जब MIT ईयर में भी आया था मैम, invention ये हुआ. 1976 वाला. हाँ, yes, it was a watershed year in the history of email marketing. इस समय बहुत मार्केट में फ्लड हो गए थे, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग शुरू हो गई थी, अच्छा खासा चार्ज करने लग गए थे मेल्स के लिए लोग. फिर 72 में FTP, that is file transfer protocol, was put in use to send email messages. पर ये जो प्रोटोकॉल था ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ. This prompted to the creation of more efficient SMTP, that is simple mail transfer protocol, which was there in early 1980s, which became a standard protocol to be used in sending email messages. So FTP was developed in 72 and फिर वो successful नहीं हो पाया, तो उसके लिए 80 में SMTP use करा गया. SMTP is used to send messages, and POP, that is post office protocol, is used is a standard for receiving emails. So SMTP is for sending and POP is for receiving. Right? Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस बीच में से चली जा रही है क्या? सभी के साथ हो रहा है? मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है? यस मैम. No, ma'am. No, ma'am. तो फिर आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम होगा राकेश, if my voice is cracking आपके वहां पे. Okay, next is IMAP, that is Internet Message Access Protocol.
this is how one comes to know about the offline messages. अच्छा, अब ये जो POP था ये तो ठीक था ही सही, पर POP में एक ड्रॉबैक था कि ये ऑफलाइन मैसेजेस जो थे वो हम नहीं नोटिस कर पाते थे। हम सिर्फ जब तक ऑनलाइन है तब तक हमको मैसेजेस दिख रहे थे। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जब उस समय ऑनलाइन रहने के चार्जेस लगते थे, बहुत सारे पैसे लगते थे, तो फिर लोग प्रेफर करते थे कि ऑनलाइन क्यों रहें, है ना। तो सबको क्या लगता था, इट्स बेटर कि ऑफलाइन मैसेज डाउनलोड कर लो, हम ऑफलाइन अपने आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो POP नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो इसीलिए आया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आया था ऑफलाइन मैसेजेस के लिए। तो इस समय मैसेजेस रिसीवर पढ़ सकता था विदाउट बीइंग साइंड इन ऑल्सो। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के क्या एडवांटेजेस थे, मैनेजिंग बहुत इजी हो गया, इट वाज फास्ट, इनएक्सपेंसिव, फिल्टर करना बहुत आसान था, ट्रांसमिशन वाज सिक्योर एंड रिलायबल। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस थे, टाइम कंज्यूमिंग, इम्पर्सनल, सिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वल्नरेबिलिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक सेकेंड, आयुषी का कोई डाउट है, पहले वो वाला डाउट देखते हैं, फिर मैं आपसे ये वाला बात करती हूँ। मैम अगर दोनों ऑप्शंस दिए हुए हो कि FTP और SMTP में कौन सा आंसर सही होगा ईमेल सेंड करने के लिए? नहीं आयुषी, दोनों नहीं दिए जाएंगे, पर ऑफ कोर्स अभी के लिए SMTP। राइट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज SMTP, क्योंकि FTP तो 76 में डेवलप हुआ था, SMTP 80 में है, उसके बाद से SMTP ही चल रहा है, अब FTP नहीं चल रहा है आयुषी, सो इट विल बी SMTP। Ma'am, here it is given that the email is time consuming. मैं वही बोलने लगी थी कि अभी एडवांटेज में था मैम कि वो तो टाइम लेस कंज्यूम करता है, तो डिसएडवांटेज में टाइम कंज्यूमिंग की हो गया। नाउ द रीजन बीइंग, जब हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, देन आई एम कंपेयरिंग द ईमेल्स विद नॉर्मल लेटर्स। सो जब लेटर लिखते हैं और ईमेल लिखते हैं तो लेटर पहुंचने में देर लगती है, ईमेल बिकम्स क्विकली, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी पहुंच जाता है ना दूसरी जगह पर, सो देन इट इज टाइम सेविंग। बट अगर मैं ईमेल को कंपेयर करूं टेलीफोन से, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है, मैं ईमेल लिखती बैठूं और वो जब पहुंच तो चलो तुरंत जाएगा, पर वो जब सामने वाले की इच्छा वो तब पड़ेगा, उसको पता तो चलेगा नहीं कि उसको ईमेल आ गया या क्या नहीं पड़ा, तो देन इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद द टेलीफोन। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आई विल पिक अप अ फोन एंड आई विल कॉल, राइट। अगर वो बात ऐसी है कि ठीक है मैं आज बात करूं, कल तक भी मुझे सामने वाला रिवर्ट करे, इट इज ओके, देन ईमेल इज अ बेटर ऑप्शन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज टेलीफोन, व्हेन इट इज एक्सट्रीमली अर्जेंट देन टेलीफोन। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स, यहाँ पर इसीलिए डिसएडवांटेज में आ गया टाइम कंज्यूमिंग, और वहां एडवांटेज में भी था कि इट कंज्यूम्स लेस टाइम्स बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद डिफरेंट थिंग्स। इम्पर्सनल तो सबको समझ आता है, बाकी और किसी में डाउट? No, ma'am. वल्नरेबिलिटी एक्सप्लेन करूं, वल्नरेबल मतलब क्या होता है कि ना मेरा जो ईमेल है अगर वो किसी ने ट्रैप कर लिया तो इट बिकम्स अ लिटिल वल्नरेबल। अच्छा, मोर ओवर इंटरनेट पे दो इट इज सिक्योर, ऐसा सिक्योरिटी का इशू इतना नहीं है, बट आपने फिर भी सुना हुआ है कि हैकर्स बहुत सारे होते हैं, there are people who are hacking who can encrypt, Yes. who can, yes, so that is why it becomes very very vulnerable। अगर जैसे Gmail तो बड़ा आजकल 99% लोगों का आईडी Gmail के ऊपर है, आप कई बार Gmail ओपन करो तो ऑटोमेटिकली जिसका लैपटॉप है या जिसका मेन आईडी कनेक्टेड है वो आईडी ओपन होकर आ जाता है। अगर आईडी ओपन होकर आ गया, आपका लैपटॉप किसी ने खोला, उसने Gmail खोला, आपका आईडी ओपन होकर आ गया, उसने वो आपका ईमेल डिलीट कर दिया, तो देन ईमेल तो गया, इट बिकम्स vulnerable। That is why it means vulnerability. Correct? So security and vulnerability इस वजह से थोड़ा सा disadvantage हो जाता है towards the email. Clear? दोनों पॉइंट सेम ही हुए। थोड़ा सा डिफरेंट है। सिक्योर, वल्नरेबल ये होता है कि मतलब दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। यस, इट इज वल्नरेबल टुवर्ड्स कि कोई डिलीट कर सकता है, कोई हैक कर सकता है, एंड सिक्योरिटी का इशू होता है। Vulnerable means uncertain. नहीं बेटा, वल्नरेबल मतलब होता है कि कोई बहुत आसानी से उसको अफेक्ट कर सकता है, आसानी से वो खराब हो सकता है, देन इट इज वल्नरेबल। ठीक है, द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल इज व्हेन समथिंग इज नॉट वेरी प्रोटेक्टेड, जब वो बहुत आसानी से खराब हो जाए, then that thing is said to be, it is vulnerable. Correct? और कोई doubt with the disadvantages of email? No, ma'am. No, ma'am. All right.
Now comes the last topic of this chapter. What is intranet? Intranet क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं. Intranet क्या होता है? Intra मतलब होता है within or internal. So it is like the internet except that it contains information specific to particular organization. External people who are not a part or not on the network cannot access the intranet. हमने पढ़ा था कि जब पब्लिकली या इंटरनेट पे वो चीज अवेलेबल है तो उस चीज में खतरा ज्यादा है कि लोग उसके ऊपर उसको ज्यादा खराब कर सकते हैं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, तो सिक्योरिटी इशू ज्यादा होते हैं. पर इंट्रानेट पे वो चीजें कम होती हैं बिकॉज सिर्फ आपकी कंपनी के लोग ही, इंटरनल लोग ही उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज द नेटवर्क इज लिमिटेड. इसीलिए इंट्रानेट का नेटवर्क इज लिमिटेड एंड इंटरनेट का नेटवर्क इज जायंट. सो इंटरनेट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर and intranet is not a network infrastructure. ठीक बात? ये डाउट था ना आई थिंक किसी का पिछली बारी कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्यों नहीं हो सकता नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, डू यू रिमेम्बर? ये किसी का डाउट था. चलो, सो इंट्रानेट इज क्लियर. बेनिफिट्स क्या होते हैं इंट्रानेट के? वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, कम्युनिकेशन बेटर होती है, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं आप, बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट अच्छे हो जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, इनहैंस कोलैबोरेशन, प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, इमीडिएट अपडेट्स मिल जाते हैं, सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर and it supports a distributed computing architecture. So these are all the benefits of intranet when the information is only available to your own company or to your own colleagues. सिर्फ आपकी कंपनी में जो लोग इंटरनेट के ऊपर आपके साथ लॉग्ड इन है सिर्फ उन्हीं को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाहर बाकी किसी को भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. कोई डाउट in all these points? Any doubts, anyone? Yes, no? No, ma'am. No doubts? Okay, so this brings us to the end of our chapter, end of our revision. Yes, Ayushi wants to say something. मैम ये लास्ट वाला चैप्टर बेटा यही वाला तो था 7th वाला चैप्टर. वो लेसन 8 भी है. 8 की बात कर रही 8th की बात वाला. कर रहा हूँ. As I ma'am, have 8th already वाले told you कि 8th वाला chapter is a chapter जिसमें आपको रटना है, just the terms that you have to ratify. So you can mug those terms up, अपने आप रट लो. और अगर कुछ किसी में डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, you can contact me or Girish sir. There is no problem. मैम उसमें कितनी टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं? बेटा कितनी भी आ सकती है. मतलब मैम बहुत सारी है उसमें. हाँ, I know there will be a little, काफी होंगी उसमें. आप मैं वही बोल रही हूँ, पर इसमें बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो आप लोगों को आती होंगी, बहुत सारी नई नहीं भी होंगी, बहुत सारी पुरानी होंगी. तो जितनी नई है उनको समझ के लर्न करने की कोशिश करो. जहां डाउट होता है वहां आप मुझसे टर्म्स पूछ सकते हो. मैम ये वाला टर्म याद नहीं हो रहा, ये याद करा दो. ऐसा कर सकते हो अगर आपको कुछ टर्म्स याद नहीं हो रहे. बट आई कैन नॉट मेक यू लर्न द एंटायर लिस्ट, राइट? सो वो वाला आपको समझना पड़ेगा. हाँ जी मैम, आप इसके लिए एक सेशन ले लीजिए जिसमें डाउट होगा पूछ लेंगे. Okay, we can arrange something like that. All right, I will try to उसको arrange leave- something like that. हाँ जी, उसको लीव नहीं कर सकते उस चैप्टर को. क्या नहीं कर सकते बेटा? लीव नहीं कर सकते उस चैप्टर को. बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर तुम्हारे का. Appropriate point है बिल्कुल. ऐसे तो पूरा ही लीव कर सकते हो कम्युनिकेशन को ही, फिर नंबर नहीं मिलेंगे. Yes. चलिए. So let's call it today then. If nobody's having any more doubts, all the No. very best. हाँ. वो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स उसका कहाँ से पढ़ना है? प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का किसका बेटा? इंग्लिश वो का है. लड़की- यस वो इंग्लिश का पार्ट है. ओह, वो इंग्लिश का पार्ट आपको गिरीश सर आई थिंक पढ़ा चुके हैं. He वो has आगे taught के- you that? आगे के 3 चैप्टर है क्या वो? हाँ जी, वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं आपके. 4th Okay. चैप्टर से बिजनेस कम्युनिकेशन में आया था जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए. आप पढ़ चुके हो वो वाले चैप्टर्स गिरीश सर से, आई एम श्योर. यस मैम.
अच्छा, ये पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। द पॉइंट इज ये पीडीएफ यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगी, आप लोगों को ये पीडीएफ वहां पे अवेलेबल होगी। सो देयर इज नो पॉइंट इन सेंडिंग दिस टू एनीबडी। आप आराम से वो वाला यूट्यूब चैनल पे पीडीएफ देख सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आपको स्लाइड्स देखनी है, वॉट एवर यू वांट टू डू विद द पीडीएफ यू कैन डू इट देयर। तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है? इट विल बी देयर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। Okay, ma'am. All right. Thank you very much, everybody. Let's call it a day and all the very, very, very best for your exams. बहुत अच्छे से पेपर देना and I'm very sure you will be able to crack the paper very easily. बहुत अच्छे से Thank you, ma'am. Thank All right. Thank you very much. A very happy Diwali to all of you. Thank you, ma'am. Same to you. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you so much. Bye-bye, everybody. Take care. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. All the Bye. best. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Happy Diwali.